अस्सलाम दोस्तों, इनसाइट वही मौसम फखर में खुश आमदीद। ISI में बड़ी उखाड़ पिछाड़ सामने आई है। कई अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, कई को नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में ऑफिसर कमांडिंग्स को भी तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर नए OCs को तैनात कर दिया गया है। न सिर्फ ये बल्कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मिलिट्री सेक्रेटरी के तबादले की भी इतलात हैं और यह खबर भी मौजूद है कि रावलपिंडी की कोर के कमांडर को भी तब्दील कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो वो तबादले जो है पाकिस्तानी फ़ौज में ये एक मामूल की बात है। अगस्त में अमूमी तौर पर जो तबादले हैं वो कर दिए जाते हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट में किसी भी लेवल पर होने वाले तबादलों की अहमियत बहुत ही ज़्यादा होती है, लिहाजा ये ख़बर की ज़ीनत बन जाते हैं। और चूँकि ख़बर की ज़ीनत बन जाते हैं और उस मौके पर बन जाते हैं जब एक्सटेंशंस के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही होती है और इस बात का जिक्र भी हो रहा होता है कि जनाब अगले 1-1.5 माह के अंदर ISI के जो मौजूदा सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, वो भी रिटायर होने जा रहे हैं। अगरचे वो इस वक्त कौमी सलामती के मुशीर के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये तमाम एस्पेक्ट्स को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर जब हमारे जो अज़ली दुश्मन है इंडिया, उसके साथ भी कशीदगी अरूज पर है और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में भी जो हमारे साथ तनाव है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को हम एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। कौन कौन तब्दील हुआ है और किसकी जगह पर कौन से अफसर की तैनाती हुई है, इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और ख़ास तौर पर जो DG ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, उनके हवाले से जो ख़बर गर्म है उनके रिटायरमेंट के हवाले से, तो इसकी भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। कल मैंने अफ़गानिस्तान के हवाले से एक ख़बर आपके साथ शेयर की थी जिसमें खोस्त और निंगरहार में होने वाले ड्रोन्स अटैक की कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि खोस्त और निंगरहार के जो ऑफिसर्स हैं यानी वहाँ के जो गवर्नर्स हैं, उन्होंने इस वाक़े की तस्दीक भी की है। और ख़ास तौर पर निंगरहार के गवर्नर ने ये जो सूरत हाल है, ड्रोन अटैक है, इसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के सर डाली थी। अब सरकारी सतह पर भी अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने इन ड्रोन अटैक्स की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के सर डालने की कोशिश की है। अफ़गानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान में तैनात पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं उनको दफ्तर ख़ारजा में तलब किया है और अफ़गान हुकाम ने पाकिस्तान के सफ़ीर को एक एहतजाजी मरासला भी दिया है जिसमें इस ड्रोन अटैक्स की मज़म्मत की गई है और इस ड्रोन अटैक्स को अफ़गानिस्तान की दाखिली खुद मुख्तारी और अफ़गानिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी करार दिया गया है और कहा गया है कि शहरी आबादी पर बमबारी जैसे गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के संगीन नताइज बरामद होंगे। अफ़गानिस्तान की जो वज़ारत ख़ारजा है उसने पाकिस्तान के सफ़ीर उबैदुर्रहमान निज़ामानी को एहतजाजी मरासले के अंदर इस बात का ज़िक्र भी किया है कि पाकिस्तान ने अगर अफ़गानिस्तान में मुदाखलत और ड्रोन अटैक्स का सिलसिला जारी रखा तो फिर पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। अफ़गानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के इस स्टेटमेंट को इंटरनेशनल मीडिया जिसमें रॉयटर्स और AFP भी शामिल हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट किया है और इसके साथ साथ इन दोनों इंटरनेशनल ख़बररसां इदारों ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि ड्रोन अटैक्स के हवाले से और अफ़गानिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद में जो दफ्तर ख़ारजा है उसकी तरफ से किसी तरह का कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया, किसी तरह की जो वजाहत है वो नहीं की गई। अलबत्ता अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने भी इस ड्रोन अटैक में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के हवाले से किसी तरह के कोई शवाहिद भी इंटरनेशनल मीडिया के सामने नहीं रखे जो कि ज़रूरी था ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर फिक्स करने के लिए। ये सूरत हाल इस हवाले से और भी संगीन हो जाती है कि इस वाक़े के फौरी बाद सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की वीडियोस और तस्वीर मौजूद हैं जहां पर इस वाक़े में अफ़गानिस्तान में तालिबान के 2 मुतहारब ग्रुप जिसमें हाजी गुल बहादुर ग्रुप भी शामिल है और नूर वली महसूद भी शामिल है,
इन दोनों ग्रुप्स के वहाँ पर जो मौजूदगी के हवाले से जो वीडियोस और तस्वीर हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये महज पाकिस्तान की कार्रवाई नहीं है, इसको महज पाकिस्तान के सर मंडना अफ़गानिस्तान का एक दुरुस्त इक़दाम नहीं है, ये उनकी अंदरूनी चपकलश का भी शाखसाना हो सकता है। लेकिन अफ़गानिस्तान ने यक तरफ़ा तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के सर मंड दी है। अगर देखा जाए, जिस तरीके से मैंने कल की वीडियो में भी आपके साथ इस एस्पेक्ट का जिक्र किया था कि पाकिस्तान ने एक से ज़ायद मरतबा अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने का मुद्दा उठाया था। पाकिस्तान ने बार बार अफ़गानिस्तान के सामने इस पॉइंट को रेज़ किया था कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोकें। अभी रिसेंटली चाइना और पाकिस्तान दोनों के वज़ीर ख़ारजा ने काबुल में अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी की थी और उनसे ये जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने का मामला था ये भी उठाया था और उनके सामने इस ऑप्शन को रखा था कि अगर अफ़गानिस्तान सी पैक में शामिल होना चाहता है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स जाकर दहशतगर्दी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और ऐसा ना करना यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान की सी पैक में शमूलियत के अमल को मुतासर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये जारी रही हैं और इन कार्रवाइयों में मज़ीद शिद्दत भी आई है। अभी रिसेंटली दीरबाला में भी एक वाक़या हुआ है, वहाँ पर जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फितनल ख़वारिज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। इसी तरीके से बन्नू में एक मरतबा फिर ये जो दहशतगर्दों की सरगर्मियाँ हैं ये नोट की गई हैं। पुलिस के ऊपर फितनल ख़वारिज की तरफ से अटैक भी सामने आया है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको पाकिस्तान किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकता और अफ़गानिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो अमन चाहता है, पाकिस्तान के साथ जो है वो बेहतर रवाबत रखना चाहता है, तो उसे एक अच्छे हमसाये के साथ साथ एक ज़िम्मेदार हमसाये का रोल भी प्ले करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो सिचुएशन है वो यकीनी तौर पर ना सिर्फ ख़राब होगी बल्कि ये जो कशीदगी इस वक्त जारी है, ये जो लफ्ज़ी वार जारी हैं, इनमें भी शिद्दत आएगी। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर पाकिस्तान में होने वाले ये जो तकर्रुर तबादले हैं ये और ज़्यादा अहमियत के हामिल हो जाते हैं। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि अभी रिसेंटली चंद तबादले किए गए हैं और इन तबादलों के अंदर ISI में मुख्तलिफ़ ओहदों पर ख़ास तौर पर लाहौर और इस्लामाबाद के जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी तब्दील किया गया है और ख़ास तौर पर ब्रिगेडियर फ़ाइक अयूब साहब जो पहले सेक्टर कमांडर के तौर पर काम कर रहे थे उनको जम्मू कश्मीर यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर का सेक्टर कमांडर तैनात कर दिया गया है। इस्लामाबाद में कर्नल सैफ जो कि इस्लामाबाद के ऑफिसर कमांडर के तौर पर काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह पर कर्नल अमार इस ओहदे पर फाइज किए गए हैं। इतलात के मुताबिक लाहौर में कर्नल फ़ाइक का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह कर्नल खलदून को OC लाहौर के तौर पर तैनात कर दिया गया है। सेक्टर कमांडर पंजाब ब्रिगेडियर अली यासिर जो हैं वो अपने ओहदे पर मौजूद हैं, उनका तबादला नहीं किया गया। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर और भी ISI के अंदर मुख्तलिफ तबादले किए गए हैं। ख़ास तौर पर यह बात अहमियत की हामिल है कि मौजूदा सरबराह जो ISI के हैं लेफ्टिनेंट जनरल जनाब आसिम मलिक साहब, उनका भी जो टेन्योर है वो इस साल ख़त्म हो रहा है और उनकी रिटायरमेंट जो है उसका टाइम है और उनकी वैसे पाकिस्तान के अंदर जिसकी भी रिटायरमेंट का टाइम आता है अमूमी तौर पर इस बात पर बहस का आगाज़ कर दिया जाता है कि क्या रिटायर होंगे या एक्सटेंशन मिलेगी। अभी रिसेंटली फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से भी खबरें चलना शुरू हो गई थी कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी जो मुद्दत है वो ख़त्म हो रही है इस साल नवंबर में और उनको जो है वो एक्सटेंशन देनी चाहिए। इन अक्ल के अंधों को इस
بات کا بھی علم نہیں کہ پاکستان نے ابھی ریسنٹلی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا جس کے تحت یہ جو آرمی چیف تھے یا سروسز چیفز ہیں ان کے عہدے کی میعاد کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا تھا، اور اس کا اطلاق یہ مؤثر بماضی قانون ہے، یعنی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی کو بھی اس قانون کے تحت 5 سال کا ہی قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب جب نیا قانون آ چکا ہے، آرمی چیف کے عہدے کی میعاد کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا ہے، تو نومبر کے اندر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہ تو آلریڈی اب ان کی ایک ٹرم تو آلریڈی 5 سال کی ہے، تو نومبر کے اندر دوبارہ ان کی جو ایکسٹینشن ہے یہ تو بالکل بھی جو ہے وہ قانون کے تحت، جب جو نیا قانون بنا ہے اس کے تحت تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ خام خواہ کی بے پر کی اڑانے کی جو کوشش ہوتی ہے یہ ایسے ہی چلتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو مختلف تبادلے جن کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان کی آفیشیل اناؤنسمنٹس نہیں کی جاتی، یہ عمومی طور پر جو آپ کے سورسز ہوتے ہیں فورسز کے اندر یا مختلف ایسی انفارمیشن جن کے پاس ہوتی ہے، وہ اس طرح کی انفارمیشن یا وہاں پر موجود کوئی بندہ کسی کا یار دوست اس بات کا سے آگاہ کر دیتا ہے، جناب ہمارے فلاں دوست تھے وہاں پر کام کر رہے تھے اب ان کا تبادلہ ہو گیا ہے، یہ اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ اس کا باضابطہ طور پر جو ٹرانسفرز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ISPR کی طرف سے جاری نہیں کیا جاتا۔ عمومی طور پر جو بڑے عہدے ہوتے ہیں ان کی ٹرانسفر کا جو نوٹیفیکیشنز ہیں یا ان کے اعلان ISPR جاری کرتا ہے۔ اب جہاں تک عاصم ملک صاحب کی بات ہے، اس وقت عاصم ملک صاحب بڑی اہم پوزیشن پر کام کر رہے ہیں، وہ DG ISI بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ذمہ داری قومی سلامتی کی بھی ہے، وہ موجودہ حکومت کے قومی سلامتی کے مشیر بھی ہیں۔ لہٰذا یہ جو اس وقت جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس ریجن کے اندر، خاص طور پر پاکستان کی سیکیورٹی ایشوز کو لے کر، اس سارے معاملے میں جناب عاصم ملک صاحب اس ساری ایشوز کو سٹیئر کر رہے ہیں، اور وہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ کابینہ اور فوج کے درمیان پل کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اب اس صورتحال میں خام خواہی تبادلے کے ایشو کو لے کے آنا، کیونکہ ایکسٹینشن کا معاملہ ایک عجیب سی چیز ہے، مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یا آرمی چیف جو ہیں وہ ان کو ایکسٹینشن دیں گے یا ایکسٹینشن نہیں دیں گے، لیکن چونکہ ایکسٹینشنز یہاں پر دینا یا لینا ایک معمول کی بات ہے، لہٰذا یہ چیزیں ایسی ہی چلتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 26 اگست کو تبادلہ کیا گیا ہے جو تھے جن کو ہم کہتے ہیں کور کمانڈر راولپنڈی۔ اچھا، یہ جو لیفٹیننٹ جنرل عامر حسن ہیں ان کو راولپنڈی کور کا نیا کور کمانڈر تعینات کر دیا گیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل عامر حسن صاحب کو۔ عامر حسن صاحب اس سے پہلے GHQ میں ملٹری سیکٹری کے عہدے پر فائز تھے۔ اس تبادلے کے ساتھ ہی سابق کور کمانڈر جو کہ پنڈی کے تھے، لیفٹیننٹ جنرل شاہد اعظم، ان کو GHQ میں ملٹری سیکٹری کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے، یعنی GHQ میں ملٹری سیکٹری یقینی طور پر فیلڈ مارشل صاحب کے یہ ملٹری سیکٹری ہوں گے، تو ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ایز کور کمانڈر راولپنڈی، اور جو کور کمانڈر راولپنڈی کے عہدے پر آفیسر کام کر رہے تھے ان کو تبادلہ ان کا کر دیا گیا ہے GHQ، اور اب وہ ملٹری سیکٹری کے عہدے پر کام کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر احسن نواز صاحب کا تعلق 82 ملٹری اکیڈمی PMA لانگ سے ہے اور وہ بلوچ ریجمنٹ سے وابستہ ہیں۔ اس سے پہلے وہ مری میں 12th انفینٹری ڈویژن کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں، کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کی سربراہی بھی کی ہے انہوں نے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سمیت امریکی آرمی کمانڈ اینڈ جنرل سٹاف کالج سے فارغ التحصیل بھی ہیں۔ یہ تبادلہ جو ہے وہ 10 کور کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے، جو خاص طور پر یہ لائن آف کنٹرول اور کشمیر کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کور کے پاس، اور اسے فوج کی سب سے بڑی انفینٹری یعنی زمینی فوج، پیدل فوج کی فارمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہد اعظم صاحب نے 2022 میں
ये 10th कोर यानी रावलपिंडी कोर की कमांड इनको मिली थी, और अब ये मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर GHQ वापस आ गए हैं। तो ये वो बुनियादी तबादले हैं जो अभी तक किए गए हैं। इसके साथ साथ ये इतलात भी मौजूद हैं कि ये जो तबादलों का फ़ैसला अगस्त में किया गया था, पाकिस्तानी फ़ौज का जो इंटरनल उनका प्रमोशन वगैरह का या ट्रांसफ़र का जो बोर्ड होता है, उसके बाद अब इन फैसलों के ऊपर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मज़ीद तबादले भी सामने आएंगे, और कुछ और इम्पॉर्टेंट ख़ास तौर पर ISI के पर्सपेक्टिव में चंद सेक्टर कमांडर्स के बारे में भी बताया जा रहा है कि चंद सेक्टर्स कमांडर इस्लामाबाद या कराची के उनका भी तबादले की इतलात हैं कि शायद उनके भी तबादला या कर दिया गया है या तबादला उनका होने वाला है। इस हवाले से जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन सामने आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।